A very warm good morning to all my dear students. I hope you are fine and well. So let's start our class today. I will move out a little bit from the way of the camera so that you can see what I've written. सांस सांस में बांस. तो ये जो चैप्टर है ये आपका अगला चैप्टर है जो हम लोग करने वाले हैं. थैंक यू विनायक. ओके, गुड मॉर्निंग जोइता, तनास, विनायक, अंजलि एंड वेलकम टू द क्लास. तो आप सभी देख पा रहे हैं मैंने टॉपिक लिख के रखा है सांस सांस में बांस. तो यानी आप सभी को ये वाला चैप्टर निकालना है. यहाँ मैं आप लोगों से दो एक बातें कर लूँ. अच्छा, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 118. ठीक है, पेज नंबर 118 निकाल लीजिए. यहाँ मैं दो एक बातें आप लोगों को बता दूँ रिगार्डिंग योर सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन. So, my dear students, we will not do that part निबंध लेखन in grammar. ठीक है, हम लोग ग्रामर में निबंध लेखन को नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि निबंध लेखन अगर पेन एंड पेपर एग्ज़ाम किसी वजह से होता है तब ही हम लोग निबंध लेखन करेंगे. और अगर पेन एंड पेपर एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग निबंध लेखन नहीं कर पाएंगे विद्यार्थियों. क्योंकि निबंध लेखन में लिखने की ज़रूरत है, वो किसी भी तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में मुमकिन नहीं है. मैंने दे करके रखा था कि यदि तब तक सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए, इसलिए मैंने उस पार्ट को इंक्लूड किया था. तो फिलहाल मैं आप लोगों को आपका सिलेबस बता देती हूँ. हमारा जो PT2 का चैप्टर है झांसी की रानी जो देखकर भी नहीं देखते, मैं सबसे छोटी हूँ नहीं आएगा, मैं सबसे छोटी हूँ नहीं आएगा. अच्छे से भली भांति नोट कर लीजिए. झांसी की रानी जो देखकर भी नहीं देखते. उसके बाद वन के मार्ग में सांस सांस में बांस. ये टोटल 4 चैप्टर आपके वसंत से रहेंगे. ओके, अब बात आती है व्याकरण की. सर्वनाम, विशेषण, ये दोनों पार्ट आपको पीटी में पढ़ाए जा चुके हैं, तो ये दोनों पार्ट रहेंगे. और यहाँ पर हमारे निबंध लेखन को छोड़ करके टर्म में विराम चिन्ह और मुहावरे लोकोक्ति. तो फिर 4 चैप्टर यहाँ भी सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह, मुहावरे लोकोक्ति. ओके, अंडरस्टूड. व्याकरण में ये 4 पार्ट. ठीक है. उसके बाद बाल राम कथा में सोने का हिरण, केवल हमने यही पढ़ा था पीटी में, तो केवल सोने का हिरण ही रहेगा. और यहाँ में हमारा जो ये टर्म है, यहाँ से लंका विजय और चित्रकूट में भरत, क्योंकि चित्रकूट में भरत हैज़ बीन रिपीटेड फ्रॉम टर्म 1. सो चित्रकूट में भरत और लंका विजय. तो टोटल 3 चैप्टर बालराम कथा के होते हैं, सोने का हिरण, लंका विजय और चित्रकूट में भरत. अब मैं पूरा सिलेबस रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए. एक दिन की बादशाह, झांसी की रानी जो देखकर भी नहीं देखते, वन के मार्ग में सांस सांस में बांस. सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ. सोने का हिरण, लंका विजय, चित्रकूट में भरत. अब आप लोगों को कोई डाउट अगर है रिगार्डिंग द सिलेबस और एनीथिंग, यू कैन आस्क मी नाउ, देन ओनली आई विल स्टार्ट द चैप्टर. छोटा सा चैप्टर है, अभी हो जाएगा. आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे एक बार पूछ लीजिए. ये वीडियो YouTube में अपलोड हो ना हो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. फिलहाल आपने सुना कि नहीं, अगर आपने फिलहाल ध्यान से सुन लिया है तो आपको फिर से ये अपलोड हो ना हो इसकी चिंता मत कीजिए. आप लोग अभी डाउट है, मैं लाइव आपके सामने बैठी हुई हूँ. इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी. एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू नोट इट डाउन? बेटर नोट इट डाउन. व्हाई विल यू वेट फॉर द फ्यूचर? हिंदी में एक कहावत है, जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. मतलब कल जो काम आप प्लान कर रहे हो उसको आज करो, और आज का काम अब, राइट नाउ, इसी वक्त करो. पल में परलय होएगी, मतलब एक पल में शायद प्रलय हो जाए, सब कुछ ध्वंस हो जाए, तब तुम कब करोगे. तो यही बात कबीर दास जी ने हमको अपने दोहे के माध्यम से समझाई है. तो इसीलिए आज ही इसी वक्त नोट करो. कब YouTube में अपलोड होगा तब आप नोट करोगे. डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, डू इट राइट नाउ. ओके, सो इफ यू पीपल डोंट हैव इश्यूज रिगार्डिंग, तो हाँ, अच्छा ठीक है.
ये कविता नहीं है अंजलि बेटा, ये दोहा है, ठीक है, ये दोहा है। हाँ, नोट कर लिया है ना तनाज बेटा, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, पेज नंबर 118 निकाल लीजिए और हम लोग जो है, सॉरी की क्या बात है भाई, बातचीत में सॉरी कहाँ से आ गया। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, बांस यहाँ पे जो कहा गया है, बांस नॉर्मल बांस है जिसको हम लोग वो क्या कहते हैं, बैम्बू को इंग्लिश में कहते हैं, वही वाले बांस की बात बताई गई है। सांस सांस में बांस का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वो जो मतलब ये जो कहानी है इसमें बांस के बारे में बताया गया है, मतलब ऐसे एक जगह के बारे में बताया गया है, ऐसे विभिन्न जगहों के बारे में बताए गए हैं जहाँ पे बांस से कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए सांस सांस में बांस, यानी कि हर एक स्टेप में ही बांस है, ठीक है। मतलब इसको वक्र मीनिंग इसका मत निकालिए तो कोई और मीनिंग निकल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हर जगह हर स्थान में जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर हम बांस का प्रयोग कर सकते हैं, ये इतना उपयोगी है। और ये जो एक पेड़ है ये हमारे द्वारा उपेक्षित है, लेकिन ये कितने काम में आती है ये पाठ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और बांस के बारे में बहुत सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट से मतलब चीज़ के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता है। इसीलिए ये चैप्टर जो है एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखी है। मिस्टर एलेक्स एम जॉर्ज ने ये चैप्टर लिखकर हमको आगाह कराया है कि बांस भी काम की चीज़ है, इससे हमको आगाह कराया है। और बांस हर एक जगह पर हर एक स्टेप में लाइफ की हमको ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। और इसके अनुवादक शशि सबलोक जी हैं। अनुवादक कौन है? शशि सबलोक जी। ओके, गॉट इट? नाउ स्टार्ट। एक जादूगर थे, चंग की चंगल नबा, चंकी चंगल नबा, ठीक है। बड़ा ही टंग ट्विस्टर सा नाम है, मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। इस नाम के एक जादूगर थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए, पर मरने को तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। वैसे तो उन्होंने शायद कितने ही सारे जो है मतलब करतब अपने लाइफ में दिखाए, जादूगर तो करतब दिखाते ही हैं, तो इन्होंने भी दिखाए। लेकिन जब ये मरने के अवस्था में आए तो बोले कि जब मुझे आप लोग दफनाओगे मरने के बाद, तो मेरे कब्र को 6 दिन बाद जब आप खोदोगे तो कुछ नया मिलेगा। ऐसा ही हुआ। उनके मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उससे बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन निकले, ठीक है। अजीब सी बात है, जादूगर मरते मरते भी जादू दिखा गए। लोगों ने ये देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। लोगों ने इसको देखा, उस डिज़ाइन की नकल की और बाद में और भी नए डिज़ाइन बनाए। तो तब से ही बांस की टोकरी का प्रचलन शुरू हुआ। अब ये कहानी कहाँ तक सत्य है मिथ्या है, इसके बारे में हम लोगों का जानना काम नहीं है। जितना हम लोगों को पता चला है उतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत आज से है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। तो भारत में बहुत सारे स्टेट्स में बांस का, बैम्बू का पौधा होता है। इसमें से उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर यानी नॉर्थ, पूर्व यानी ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे असम वगैरह है, असम, मणिपुर, उस साइड में जो है बांस बहुत सारे मिलते हैं। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा मिलती है वो चीज़ मतलब वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल में भी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केवल वहीं के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसका चलान करते हैं और हर जगह के लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। हाँ, सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। इतना के लोग यहाँ रहते हैं, इनके भरण पोषण यानी कि इनके लाइफ को लीड करने में, इनके लाइफ को चलाने में, ठीक तरह से इनके पेट भरने में, इनके रोजी रोटी के लिए बांस बहुत उपयोगी है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। जब से इंसान हाथ से कलात्मक चीज़ें बना रहा है, हाथ से विभिन्न चीज़ें बना रहा है, बांस तभी से इस्तेमाल में आ रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, ठीक है ना।
कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता इस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता है। कहते हैं कि बांस की बुनाई तब से होता था जब इंसान खाना बदोश था, वॉन्डरर का लाइफ जीता था, तब से। अच्छा आयुष, अभी आप लोग प्रेजेंट मत दीजिए, हाँ, मुझे थोड़ा पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद लास्ट में मैं अटेंडेंस लूँगी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान वॉन्डरर का लाइफ जीता था, तब भी इंसान बांस की बुनाई करता था, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम में भी। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनानी होंगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो तब भी मानव को अपनी जो चीज़ें इकट्ठा करते थे, सारा तो वो एक बार में नहीं खा सकते थे, तो तब भी सरप्लस होता था, तो सरप्लस को रखने के लिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। तो शायद चिड़िया के घोंसले से डिज़ाइन को कॉपी करके उन्होंने बांस से ये चीज़ें बनाई और इस डलिया नुमा यानी इस कटोरे के आकार की ये चीज़ बना करके उसके अंदर वो लोग स्टोर करके खाना रखते थे। बांस के केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो बांस से केवल हम लोग टोकरी ही नहीं बना सकते हैं, बांस की जो खपचियाँ होती हैं, खपचियाँ क्या होती है, जो बांस का पेड़ होता है उससे जो बांस हम लोग हार्वेस्ट करके लाते हैं उसको ऐसे छीलते हैं, उसका जो शेविंग होता है उसके उस शेविंग को, जिसको बेत भी कहते हैं, उस शेविंग से जो है विभिन्न प्रकार की टोपी, टोकरी, फर्नीचर, ना जाने क्या क्या बहुत सारे नाम दिए हैं, ये सारी चीज़ें बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, बांस की खपचियाँ कहते हैं, ठीक है ना। असम में ऐसे एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं, तो असम में इसी प्रकार से बांस की खपचियों से एक जाल बनाया जाता है जिस जाल को जकाई कहते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड, जकाई। देखिए आप लोगों को अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है, ध्यान से चैप्टर को पढ़िए, केवल चैप्टर पढ़ने से ही आप अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। तो ऐसे मतलब जाल जिसको जकाई कहते हैं, जकाई किस काम आती है, मछली पकड़ने के काम आती है, ठीक है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। कैसे छोटी मछली पकड़ते हैं, पानी की सतह पर, सरफेस ऑफ वाटर पे इसको रख देते हैं और फिर चलते चलते धीरे धीरे इसको खींच खींच कर लेके जाते हैं, जितना खींचते हैं मछली जो फंसी हुई है वो रह जाती है और पानी बाहर चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बांस की खपचियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वह एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे से गुथी होती है। तो फिर बांस की ये जो खपचियाँ हैं इसको एक शंकु आकार में रखा जाता है जिसका ऊपर अंडाकार होता है और नीचे जो है इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार और निचला सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है, ठीक है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम शंकु का क्या मतलब होता है ना। एक सेकेंड में बता देती हूँ आप लोगों को शंकु का क्या अर्थ होता है। बताती हूँ तब तक। खपचियों के से तरह तरह की टोपियाँ, शंकु यानी कोनिकल, ठीक है, शंकु यानी कोनिकल, शंकु आकार मतलब कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, कांटे की तरह, ठीक है, कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर से अंडाकृति होता है, नीचे से कोन, ठीक है। खपचियों से तरह तरह के what is this content view, who has done this? Now every day in class 6's class only these things are happening. Why these things are happening? Who is playing with the hardware? Tell me that. Sometimes content view, sometimes it is together mode. Who is doing that with the class? Don't do it. It is a class. Be serious. Okay. लिंक टूट जाता है पढ़ाने का। चलिए, खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। इन खपचियों से टोपियां बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्र में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिखाए जाएंगे। हाँ, और उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। आसाम के जो टी गार्डन्स होते हैं,
ठीक है, आसाम में चाय बनती है, तो जो टी गार्डन होते हैं वहाँ पर लोग आपको धूप से बचने के लिए इस प्रकार के ऐसे गोलाकार जो है बांस की खपचियों से बनी टोपियाँ पहने दिखाई देंगे। मैं भी जब वहाँ गई थी तो मैंने भी वो देखा था और मुझे वो टोपी बहुत पसंद आई थी, मैंने खरीदी भी थी। ठीक है, तो वो टोपियाँ आपको दिखाई देंगी, हैट की तरह दिखती है। और उनके पीठ पर जब वो लोग चाय की पत्तियाँ उठा करके खेत से उठा करके पीठ पे ऐसे डालते हैं, जो लंबी बड़ी सी टोकरी लगी रहती है, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ बांस की खपचियाँ। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, जुलाई से अक्टूबर जो हमारा मॉनसून सीज़न होता है, ये बारिश के महीने हैं। यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त है। तो अब लोग बाकी जो खेती बाड़ी के काम है इस वक्त तो कर नहीं पाते हैं, तो इनके पास बांस इकट्ठा करने का ये वक्त होता है। आमतौर पर वे एक से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। जब वो बांस को मतलब काट के लाते हैं तो कौन से बांस को काटते हैं जिसकी उम्र या तो 1 साल हो गई है या 3 साल तक हो गई है, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? ध्यान से सुनो, बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं, क्योंकि बांस जितने बूढ़े हो जाते हैं वे उतने सख्त हार्ड हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। टूट जाएंगे, टिकाऊ नहीं होंगे, तो आप काम कैसे करेंगे? ठीक है, बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे बांस में शाखाएं और पत्तियां हैं, इनको अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। बांस के बीच में नोड्स होते हैं, गांठें होती हैं, तो ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर तक हो। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाले वाले चाकू से इन्हें छील कर खपचियाँ तैयार किया जाते। फिर दाव से ऐसे आपका एक्स नहीं, हाशिया होता है जो, उससे उसके खपचियाँ को अलग कर दिया जाता है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, और आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक उसके गठान यानी कि उसका जो नॉड होता है वहाँ से उसको कट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाए। समझ पा रहे हैं? यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। जितनी लंबी टोकरी उतने लंबाई से खपचियाँ शेव की जाती है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, आमतौर पर खपचियाँ कितनी होती हैं? 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती हैं। इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती है। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है और ये बहुत टेक्निकल काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता है, और अगर आपके हाथों में वो हुनर नहीं है तो सारी खपचियाँ एक जैसे विड्थ की निकालना थोड़ा मुश्किल है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। लाइक एनी अदर वर्क ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चिकना यानी स्मूथ किया जाता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। फिर दाव से बनाते हैं। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। ठीक है, दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रखे कैसे करते हैं वो बताया गया है। एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से ऐसे करके उसको चिकना बनाते हैं। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को, अच्छा चलिए ये प्रोसेस जान के हम लोग क्या करेंगे। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबता है। ओके, द प्रोसेस इज गिवन हियर। इसके बाद होती है कपचियों की रंगाई। फिर कपचियों को रंग किया जाता है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदियों का प्रयोग किया। जब गुड़हल कोई पेड़ है उसके पत्ती का और इमली की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? रंग करने के लिए। किसको रंग करने के लिए? आपके बांस की खपचियों से नया डिज़ाइन के कुछ भी चीज़ बनाने के लिए जो है उसको आपका क्या किया जाता है? गुड़हल यानी आपका जो हिबिस्कस होता है यानी कि चाइना रोज़ होता है, जिसको बंगाली में जौबा फूल कहते हैं, वो, और आपका जो है इमली, टैमरिंड, उनसे रंग किया जाता है। यानी कि रंग भी आपका नेचुरल होता है। ठीक है,
फिर से चेक का डिज़ाइन बनाया जाता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई हो जाती है, पलंग जो होता है उसका जो निवाड़ यानी जो बिछौना होता है वहाँ पर भी बांस लगा होता है। आप लोग देख पाते होंगे जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं, बिल्डिंग्स में चढ़ने के लिए जब सीढ़ियाँ नहीं बनती है, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बाहर बांस ही लगी रहती है, इतनी लंबी होती है कि आप 3 तले 4 तले बिल्डिंग में उठकर भी काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो भी पंडाल वगैरह बनते हैं, आप लोग ये जो किसी भी पूजा में इतने बड़े बड़े पंडाल खड़े हुए देखते हैं, सारे बांस के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। चाहे ऊपर आप तंबू लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन स्ट्रक्चर तो बांस का ही होता है ना। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना हो या 3 तानों से ऊपर नीचे होता है। ये डिज़ाइन बोला है, ट्विल का डिज़ाइन बनाने के लिए 3 बाना ऐसे, मतलब ऊपर नीचे से क्रिस क्रॉस बनाने के लिए है। ठीक है, इतने सारे डिज़ाइन के नाम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इतना डिटेल्स क्या करेंगे जान के, थोड़ी ना बांस की बुनाई करने जा रहे हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों के नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। कैसे बुना जाता है बोला गया है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और हमारी टोकरी तैयार, कैसे टोकरी बनानी है देख लीजिए। अगर अच्छे से सीख गए हैं तो टोकरी बना के मुझे ज़रूर दिखाइएगा जब आप लोग क्लास में आएंगे। चाहो तो बेचो या घर के काम में ले लो। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आप लोग टोकरी बेचना चाहते हैं, मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। चलिए जोक से पार्ट, कहानी खत्म हुई। डाउट है तो बताइए, नहीं तो मुझे अपना अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस ओके, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आयुष, अंजलि, विनायक, अनन्या, जोईता, आप सभी प्रेजेंट हैं, है ना। और किसी का नाम तो ऐसा नहीं है जो छूट गया है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, if you don't have any problem, your attendance is also there. In the offline video you will get the question answer of this chapter, ठीक है ना। हाँ, तनाज आपका नाम तो मैंने बोला है। अनन्या नहीं है, अच्छा अनन्या नहीं है आज। ओके ओके ओके, वेट, I've made her present by mistake. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा ऑफलाइन वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में देती हूँ, ये सारे हिंट हैं। इसके अलावा भी अंदर से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो किसी भी लाइन से क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा भी आप लोगों को अंदर से भी पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।